Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Janjatiye Gaurav Divas. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view, also important for GS paper 2 governance paper. जनजातीय गौरव दिवस। देखिए, साल 2021 से ही भारत सरकार ने फैसला किया कि हर साल 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करेंगे अक्रॉस द नेशन। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस इसलिए मनाया जाता है बिकॉज इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर श्री बिरसा मुंडा। तो उनके ही मेमोरी में, उनके ही याद में, और इनफैक्ट उनके अलावा बाकी तमाम जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके याद में ये जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा सरकार ने फैसला किया इन 2021 और तब से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। श्री बिरसा मुंडा जी की बात की जाए तो ही इज रेस्पेक्टेड एज भगवान by tribal communities because of the sacrifices, the kind of contribution he made towards the tribal community during their freedom struggle against Britishers. देखिए, ट्राइबल्स जो हैं वो मेनली ब्रिटिशर्स के साथ कन्फ्लिक्ट में आए और तमाम ट्राइबल रिवोल्ट्स आए बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश लॉज, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट। तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट से संबंधित कानून बनाए जिसके अंतर्गत ट्राइबल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि ट्राइबल्स कैन नॉट कलेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और ट्राइबल्स की पूरी जिंदगी ही फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो ये मेन कारण था ट्राइबल्स का कन्फ्लिक्ट में आने के अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, सांथल रिवोल्ट, तोमर रिवोल्ट, कोल, भील, खासीस, मीजोस रिवोल्ट, and all such revolts collectively are known as tribal revolts, which are one of the significant part of Indian freedom struggle. Apart from several freedom struggle, जैसे रिवॉल्यूशनरीज अपना काम कर रहे थे, मॉडरेट लीडर्स अपना काम कर रहे थे, उनके बाद आए एक्सट्रीमिस्ट्स, उन्होंने अपना काम किया, फिर महात्मा गांधी ने पूरे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको एक मास मूवमेंट बनाया by incorporating masses, by making masses aware about the freedom struggle। तो इस तरीके से सबने अपना अपना काम किया। उसी में आप कह सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी ने भी कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स करके फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, और उन तमाम ट्राइबल रिवोल्ट्स में से जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो श्री बिरसा मुंडा जी का माना जाता है। इसीलिए उनके जन्म दिवस पे जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता हमारे देश के अंदर। तो मेंस में अगर कोई प्रश्न आ जाए, जीएस पेपर 1 में आ सकता है मेनली ट्राइबल मूवमेंट्स के ऊपर, ट्राइबल रिवोल्ट्स के ऊपर, इट्स कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आज का इनफैक्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैंने कुछ ऐसा ही दिया है। तो वहाँ पे कंक्लूजन्स लिखते वक्त आप लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ट्राइबल्स इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारत सरकार ने 15 नवंबर को, विच इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी, 15 नवंबर को सेलिब्रेट करने का फैसला किया है एज जनजातीय गौरव दिवस। तो आज का जो प्रश्न आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, उसमें भी इस तरीके का कंक्लूजन आप यूज कर सकते हैं। अब हर साल ही जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे भारत सरकार कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स, स्कीम्स अनाउंस करती है फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। तो आज कुछ ना कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए अनाउंसमेंट होगा ही, वेलफेयर पैकेज, जिसको हम लोग कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे। लेकिन लास्ट ईयर जो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे भारत सरकार ने इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव अनाउंस किया था, उसको देख लेते हैं, वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो पिछले साल भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे अनाउंस किया था इनिशिएटिव जिसका नाम है पीएम जन मन स्कीम। पूरा नाम होगा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, शॉर्ट में कहें तो पीएम जन मन योजना। पीएम जन मन योजना जो है, इसके अंतर्गत मेनली जो बहुत पिछड़े हुए ट्राइबल्स हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है जिनको कहा जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजीज।
उनके लिए बेहतर हाउस होल्ड हैबिटेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई है अंडर पीएम जन मन योजना। तो आपको याद रखना है कि पीएम जन मन योजना इज मेनली फॉर पीवीटीजीज। पीवीटीजीज क्या हैं वो अगले पेज पे हम लोग देखेंगे। तो पीवीटीजी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए बेसिक फैसिलिटी जैसे कि हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कम्युनिटी, इन सब की व्यवस्था कराई जा रही है अंडर पीएम जन मन योजना। पीवीटीजीज के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी तो वैसे ही बैकवर्ड मतलब मार्जिनलाइज्ड है, बैकवर्ड है। इकोनॉमिक बेनिफिट का बहुत ज़्यादा फायदा ट्राइबल कम्युनिटीज़ को नहीं पहुंचता रहा है। तो इसी कारण से, और भारत का मतलब हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ कि अगर ट्राइबल कम्युनिटी जो है डेवलपमेंट से काफ़ी मार्जिनलाइज्ड रहेंगे, डेवलपमेंट का फ़ायदा उनको नहीं पहुंचेगा और उनके ऊपर अननेसेसरी फिर रूल्स रेगुलेशंस इम्पोज किए जाएंगे, तो हो सकता है ट्राइबल माइट रिवोल्ट इवन अगेंस्ट द करेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्राइबल रिवोल्ट्स तो हमने पहले भी देखा है बिफोर इंडिपेंडेंस, और वो मेनली इसीलिए हो रहा था क्योंकि डेवलपमेंट था नहीं ट्राइबल एरिया में और रिप्रेशन अलग से हो रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन अलग से हो रहा था। तो बिकॉज ऑफ दिस डबल वैमी ट्राइबल रिवोल्टेड इन सेवरल एरियाज। तो आज़ादी के बाद इस तरह की स्थिति ना हो, इसलिए जरूरी है कि ट्राइबल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। तो ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए विदाउट एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, विदाउट एक्सेसिव इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ, ये लक्ष्य रखा गया ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में इनिशिएटिव लाई गई थी या एक बेसिक प्रिंसिपल लाई गई थी, इसका नाम है ट्राइबल पंचशील। तो जैसे पंचशील की पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के आए थे इन ऑर्डर टू मैनेज फॉरेन रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, वैसे ही ट्राइबल्स के साथ किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होना चाहिए उसके लिए भी एक पॉलिसी थी, जिसको कहा गया ट्राइबल पंचशील। ट्राइबल पंचशील का अगर मेन फोकस देखें तो ये यही है कि ट्राइबल कम्युनिटी का डेवलपमेंट कराएं विदाउट एक्सेसिव इंटरफेरेंस इन देयर लाइफस्टाइल, विदाउट ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर एरियाज। तो पॉइंट ये है कि ट्राइबल कम्युनिटीज का डेवलपमेंट तो जरूरी है और उसके लिए भारत सरकार टाइम टू टाइम कई सारे इनिशिएटिव्स लाते रहती है, जैसे वन बंधु कल्याण योजना, इस तरह के इनिशिएटिव्स लाते रहती है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। बट ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी 1973 में भारत सरकार ने रियलाइज किया कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटी ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए अलग से इनिशिएटिव्स लाना जरूरी है, और इस पर्पस से भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया, देबर कमीशन। इनको काम दिया गया कि आप जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप है उनको आइडेंटिफाई करें। और फिर देबर कमीशन ने कुछ बहुत ही बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप्स की लिस्ट बनाई जिनको नाम दिया गया प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप, पीटीजी। इट्स अ सेपरेट कैटेगरी of the tribals amongst the tribal group only who are most marginalized, least developed। इन्हीं पीटीजीज को बाद में नाम बदल करके 2006 में भारत सरकार ने कर दिया पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अगर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात देख करें तो इनकी पॉपुलेशन या तो स्टैगनेंट है, नहीं तो लगातार डिक्लाइन कर रही है, और उसके लिए अगर कुछ नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज दे आर स्टिल इन द प्री एग्रीकल्चरल टाइम। लिटरेसी लेवल ऑफ कोर्स इज वेरी लो। इकोनॉमी सबसिस्टेंस एकदम बेसिक, सर्वाइव कर रहे हैं, उतना ही ग्रो करते हैं जिससे सर्वाइव कर पाए। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीवीटीसीज। और पहले इनको कहा गया पीटीजीज, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, अब उनको नाम बदल करके कर दिया गया 2006 से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और मौजूदा टाइम में देयर आर 75 लिस्टेड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। अगर बात की जाए नंबर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की तो टोटल भारत में 75 हैं, बट सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की संख्या है उड़ीसा के अंदर, हाईएस्ट इन उड़ीसा, आप देख सकते हैं। बात की जाए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, आपको याद रखना है कि देयर इज नो पीवीटीजीज इन असम। असम के अंदर कोई पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप नहीं है। चलिए, अभी तक के डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आया था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
जैसा कि मैंने आपको कहा कि फ्रीडम स्ट्रगल में ट्राइबल कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा प्रश्न मैंने आपको बना करके दिया है। जो डिस्कशन हमने किए हैं उसके बेसिस पे आप जवाब लिख सकते हैं। बस जो ट्राइबल रिवोल्ट आपने हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा जिक्र कर देना है। बाकी कंक्लूजन में जो मैंने आपको बताया, जनजातीय गौरव दिवस अब मनाया जा रहा है इन रिकॉग्निशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी आप लिख सकते हैं। The next topic is about climate change and trade restriction. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, also important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. सबसे पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है CBAM का, दैट वाज ब्रॉट बाय यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई भी देश कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कोई भी कमोडिटी वो बना रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहा है, मतलब उसके जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दीज कमोडिटीज वो काफ़ी रिलैक्स्ड हैं और जिस कारण से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, तो ऐसे देशों से आने वाले इन प्रोडक्ट्स के ऊपर यूरोपियन यूनियन एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा जिसको कार्बन टैक्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक देश है, भारत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि भारत में स्टील प्रोड्यूस हो रहा है और जिस प्रोसेस से स्टील प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, मच हाइयर देन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। तो यूरोप जो स्टैंडर्ड को लेकर के चलता है स्टील प्रोडक्शन के लिए, उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस हम इमिशन कर रहे हैं अपने यहाँ पे स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब अगर वो स्टील हम यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे तो यूरोप हमारे ऊपर अपार्ट फ्रॉम द अदर टैक्सेस एक एडिशनल टैक्स लगाएगा, कार्बन टैक्स। इसी को नाम दिया गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि अगर दूसरे देश में बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन करके अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा। इसके फायदे तो हैं ही, अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया भर में लगाया जाए तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा और अनड्यू एडवांटेज उन देशों के लिए कम होगा जो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन करके या मतलब पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पॉल्यूटिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके चीपर प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। उससे मिलने वाला अनड्यू एडवांटेज खत्म होगा। जो देश ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस कारण से उनका प्रोडक्ट जो है क्लीन हो जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, बट अल्टीमेटली उनका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा भी हो जाता है, ऐसे देशों को इकोनॉमिक नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली उनका प्रोडक्ट महंगा हो गया है। तो इस तरह के अनड्यू एडवांटेजेस टू द countries who are doing more and more greenhouse gas emission yet producing cheaper product and capturing the international market, वो undue advantage मिलना बंद हो जाएगा। तो कुछ फायदे हैं और यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2026 से ये कार्बन टैक्स का कॉन्सेप्ट वो अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग में इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी एक्सपैंड किया जाएगा, स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अब भारत की बात की जाए तो भारत को भी नुकसान हो सकता है इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से, क्योंकि भारत के अंदर भी अभी भी कोयले का बहुत इस्तेमाल होता है पावर प्रोडक्शन के लिए। तो 70% ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द कोल ओनली और उन्हीं से सारी फैक्ट्रियां ज़्यादातर चलती हैं। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अगर यूरोपियन यूनियन इम्प्लीमेंट करता है, जो अभी तक उसने फैसला किया कि 2026 के 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट करेगा, तो उससे होगा क्या कि भारत से होने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं जैसे आयरन, स्टील, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स जो यूरोपियन मार्केट में होते हैं उन पे एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी जो इंडियन प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस को रिड्यूस करेगा। तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से 19.8% से लेकर के 52.7% तक एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे आयरन और या स्टील के ऊपर, व्हेन दे विल बी एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन economies after application of carbon border adjustment mechanism।
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड करंट न्यूज देखते हैं। जब इंप्लीमेंट करेगा यूरोपियन यूनियन 2026 से तो देखेंगे, लेकिन करंट न्यूज देखते हैं। भारत और चाइना जैसे देशों ने, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन करके प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग असल में ये अनड्यू एडवांटेज उठाने वाले देश हैं, भारत और चाइना। तो हमने अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 जो चल रही है बाकू अजरबैजान में, वहाँ पे ये इशू उठाया कि ये तो ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म है। जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तरीके से अपने यहाँ के डोमेस्टिक फैक्ट्रियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को हैम्पर करते हैं, उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन भी एक बहाना लेकर के ये ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है और अपने देश की कंपनियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इट इज नथिंग मोर देन दैट, इट इज ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म। Carbon border adjustment mechanism is green protectionism. It is just guided by the aim of restricting imports from other countries ताकि लोकल कंपनियों को फायदा हो। ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन और ग्लोबल वार्मिंग ये सब तो बस बहाना है। इट्स अ प्रोटेक्शनिज्म फॉर लोकल बिजनेसेस बाय यूरोप। और इससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो हैम्पर होगा। भारत और चाइना जैसे देशों ने ये इशू रेज किया है एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29। उनका कहना है कि इस तरह के मूव जो हैं दे शुड बी कंसिडर्ड एज अनफेयर बैरियर टू ट्रेड। इट शुड बी कंसिडर्ड एज वॉयलेटिव ऑफ मेनी ऑफ द इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स के तो वॉयलेशन में देखा ही जाना चाहिए, बट अगर यूएनएफसीसीसी जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कन्वेंशन है उसके अंतर्गत भी ये फैसले जो हैं वॉयलेशन की तरह देखे जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो पिछली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की एट दुबई, दैट वाज सीओपी नंबर 28, वहां पे साफ साफ कहा गया था कि मेजर्स टेकन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यूनिलैटरल वंस, यानी कि कोई देश खुद के लेवल पे अगर कोई मेजर लेता है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, should not constitute as a means of arbitrary or unjustified discrimination or disguised restriction on international trade। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 में बात हुई थी दुबई में कि कोई भी देश ग्रीन हाउस गैस इमिशन का बहाना लेकर के ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करके अपने देश की कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश ना करे। कोई भी देश ग्रीन हाउस गैस इमिशन और ग्लोबल वार्मिंग का बहाना लेकर के आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन ना लगाए ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये बात हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 एट दुबई में। तो भारत और चाइना जैसे देश यही कह रहे हैं कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन द्वारा एक बहाना है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का इस्तेमाल करके अपने यहाँ की कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। And that is how it should be seen as violation of international agreements, especially UNFCCC। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पिनाका रॉकेट सिस्टम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गवर्नमेंट मैनेज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीआरडीओ ने डेवलप किया है पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, मतलब इसमें एक बार में कई सारे रॉकेट्स लॉन्च किए जा सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। और इट इज यूज्ड फॉर अटैकिंग द एडवर्सरी टारगेट्स प्रायर टू द क्लोज क्वार्टर बैटल। तो एकदम सेना आपस में आमने सामने आने से पहले, क्लोज क्वार्टर बैटल से पहले इसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अपने दुश्मनों के ऊपर 70-75 किलोमीटर अभी दूर है मान लीजिए पाकिस्तानी आर्मी, तो उसके ऊपर तब तक अटैक किया जा सकता है पिनाका रॉकेट सिस्टम की मदद से। यूज टू अटैक द एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब दुश्मन, प्रायर टू क्लोज क्वार्टर बैटल्स, एकदम 1-to-1 लड़ाई से पहले जो है पिनाका रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसकी मदद से इनका प्रिसीजन जो है बहुत सही रहता है, बिकॉज दे आर गाइडेड बाय, सपोर्टेड बाय इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो भारत का जो रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है जिसको हम लोग नाविक भी कहते हैं, उससे लिंक्ड है ये पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो नाविक इसको गाइड करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रिसीजन। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है और इसका प्रिसीजन 10 मीटर के अंदर का है, मतलब जो टारगेट बनाया जाएगा उससे मैक्सिमम 10 मीटर तक का डेविएशन होगा।
अच्छा, पिनाका रॉकेट सिस्टम अलग अलग तरीके के वॉर हेड्स को हैंडल कर सकता है, एक्सप्लोसिव्स को हैंडल कर सकता है, बट सिर्फ ट्रेडिशनल वॉर हेड्स जैसे हाई एक्सप्लोसिव्स को ही हैंडल कर सकता है। ये ध्यान रहे, इट कैन नॉट हैंडल न्यूक्लियर वॉर हेड्स। करंट न्यूज ये है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम तो हमारे पास पहले से ही था, बट डीआरडीओ ने और टेस्ट किए हैं और नए वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम्स डेवलप किए हैं, जिनकी अब रेंज जो है वो बढ़ करके 75 किलोमीटर तक हो गई है। तो वी हैड पिनाका रॉकेट सिस्टम अर्लियर ऑल्सो 40 किलोमीटर वाला, फिर 60 वाला, बट अब एक नया वर्जन टेस्ट किया है पिनाका रॉकेट सिस्टम का डीआरडीओ ने, जिसकी मदद से अब पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज 75 किलोमीटर तक हो गई है। तो पिनाका रॉकेट नेम्ड आफ्टर बो ऑफ लॉर्ड शिवा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Brahmaputra board. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो ब्रह्मपुत्रा बोर्ड की अगर बात की जाए तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब बॉडी क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ लॉ। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड इट हैज बीन क्रिएटेड अंडर ब्रह्मपुत्रा बोर्ड एक्ट ऑफ 1980। इसका मेन काम है कि असम के अंदर मेनली, बाकी तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में, बट मेनली असम के अंदर फ्लड मिटिगेशन पे काम करे, फ्लड कंट्रोल करे, इरोजन को अवॉइड करे। और मेनली ये जो फ्लड कंट्रोल और इरोजन मिटिगेशन अगर करना है तो किस नदी के ऊपर काम करना होगा? ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। बट ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मेनली वर्क्स ओवर ब्रह्मपुत्रा रिवर इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लड कंट्रोल एंड इन ऑर्डर टू हैव फ्लड कंट्रोल एंड अवॉइड इरोजन। इसका मेन फोकस रहता है असम पे, बट बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भी ये सपोर्ट देता है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इन ऑर्डर टू कंट्रोल फ्लड। लेकिन फ्लड का मेन इम्पैक्ट तो असम में ही है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विच इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी वर्क्स स्पेशली इन असम। अब एक बात तो तय है कि हर साल बहुत फ्लड आता रह रहा है, मैसिव फ्लड आता रह रहा है असम के अंदर, एंड ईयर आफ्टर ईयर फ्लड का जो आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब तय है कि ब्रह्मपुत्रा बोर्ड हैज फेल्ड इन डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी, राइट। तो इसका काम है फ्लड कंट्रोल, इरोजन मिटिगेशन, प्रॉपर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड बराक रिवर। बट क्लियरली द एम्पिरिकल एविडेंसेस सजेस्ट कि ब्रह्मपुत्रा बोर्ड हैज फेल्ड इन डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी इन राइट मैनर, क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड हैज इंक्रीज्ड। तो यही कारण है कि हाल फिलहाल में ब्रह्मपुत्रा बोर्ड ने पूरा माहौल बना करके एक हाई पावर्ड रिव्यू मीटिंग बुलाई, 13th हाई पावर रिव्यू मीटिंग, कि हम लोग कुछ फ्लड कंट्रोल के लिए काम करेंगे। और ये जो आर्टिकल है ये पूरा क्रिटिसिज्म में है कि आप लोग बस मीटिंग करो, मीटिंग बुलाओ, कुछ होना तो है नहीं आपसे। तो यू कैन रीड दिस आर्टिकल ऑन योर ओन ऑल्सो। सो व्हेन आई read दिस आर्टिकल, it said current news is कि ब्रह्मपुत्रा बोर्ड has called 13th high powered review meeting recent time in order to work on flood control and erosion mitigation। बट द आर्टिकल लिखने वाला, मतलब जो ये एडिटोरियल है, वो कहता है कि ये बस एक दिखावा है, इसे मीटिंग करते हैं ये लोग बस, और कुछ होता इनसे है नहीं, राइट। तो दैट इज व्हाई आई रिकॉल्ड दिस मीम ओनली कि करते रहिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग। तो ब्रह्मपुत्रा बोर्ड यही करता है। क्लियरली ब्रह्मपुत्रा बोर्ड हैज फेल्ड इन डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी, अदरवाइज हर साल हम लोगों को फ्लड का इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं झेलना पड़ता। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज टेन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बेसिक ग्रुपिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, बेसिक ग्रुपिंग जो है, it has been made as a result of coming together of 4 countries: Brazil, South Africa, India and China. It was established in 2009 on the sidelines of Copenhagen summit, that was conference of party number 15 of UNFCCC. कोपेनहेगन के अंदर ही 2009 में जो कोपेनहेगन समिट हुआ था, दैट वाज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15, जहां पे फैसला हुआ था कि 2020 के बाद से डेवलप्ड कंट्रीज हर साल $100 बिलियन फंड देंगे टू द डेवलपिंग कंट्रीज, अगर आपको याद आ रहा हो तो। वही कोपेनहेगन समिट के दौरान दुनिया के 4 देश साथ आए, ये डेवलपिंग कंट्रीज साथ आए, इन ऑर्डर टू हैव कोलैबोरेशन विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बेसिक ग्रुपिंग में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। दे कोऑपरेट ऑन क्लाइमेट चेंज इश्यूज।
ठीक है। तो मेनली इनका लक्ष्य यही रहता है कि हम लोग तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, ये मेन लक्ष्य होता है बेसिक ग्रुपिंग का। तो हाल फिलहाल में बेसिक ग्रुप ने डेवलप्ड देशों को रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने जितने भी कमिटमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट फाइनेंस, स्पेशली $100 बिलियन वाला मोबिलाइज करने वाला, जब तक न्यू कमिटमेंट्स फाइनल नहीं हो जाते हैं, क्वांटिफाइड गोल्स नहीं फाइनल हो जाते हैं, तब तक $100 बिलियन वाला कमिटमेंट आप पूरा करें। तो न्यूज़ कोई नई बात नहीं है, हर बार जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है तो बेसिक ग्रुपिंग एक बार जरूर कहता है डेवलप कंट्रीज को, यार पैसे वैसे दिया करो डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो हम लोग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कर पाए। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है, बट आई कवर्ड दिस टॉपिक जस्ट टू मेक यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ग्रुपिंग, कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं और किस पर्पस से बनाया है। हो सकता है आपको ये भी याद आ जाए नाम पढ़ करके कि बेसिक ग्रुपिंग तो ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना है, बट क्यों बनाया गया है वो ना याद आए। आपको लगे कि यूएनएससी रिफॉर्म के लिए बनाया गया, किसी और पर्पस के लिए बनाया गया है। मतलब हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे कि इसको बनाया गया है ओजोन लेयर डिप्लीशन को रिड्यूस करने के लिए, बट दैट इज नॉट ट्रू। आपको याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज बेस्ड नेगोशिएशंस, स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इसके लिए बेसिक ग्रुपिंग बनाई गई है। ट्रेड वॉर से संबंधित जो मैंने आपको प्रश्न दिया था उसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ऑफ कोर्स सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।